चलिए, तो अब हम लोग अपने नए टॉपिक को देखेंगे और इस टॉपिक का नाम है क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल इसको भी बोला जाता है। और कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इसमें एक अच्छा क्वेश्चन आता है कि क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच में संबंध स्थापित करें। अपवर्तनांक का मतलब वही हो गया, सापेक्ष निरपेक्ष हो सकते हैं, तो इन दोनों के बीच में संबंध वाला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और कई बार क्लास 12th में कई बार ये क्वेश्चन को रिपीट भी किया जा चुका है, इसलिए बाबू क्लास 12th के बच्चे इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को ध्यान से देखेंगे, खास करके तब जब हम क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच में संबंध स्थापित कर रहे हैं। बट बिफोर दैट हम लोगों को सबसे पहले ये समझना है कि किसे कहते हैं क्रांतिक कोण। तो हम सबसे पहले स्केच पेन उठाएंगे, क्योंकि वो हम भूल गए आधे रास्ते पर। उसके बाद हम क्रांतिक कोण का परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्यों लिखेंगे परिभाषा? उससे अच्छा है कि फोटो ही बना लेंगे ना, समझ में आ जाए तो ज्यादा अच्छा ना बाबू। ये हो गया सबसे पहला चीज, इसका नाम है अपवर्तक पृष्ठ। क्या हम एक बार स्क्रीन देख लें चालू है कि नहीं, क्योंकि अब हम बहुत ज्यादा अलर्ट हैं इस मामले में। ठीक है, तो ये हो गया अपवर्तक पृष्ठ। लेकिन इस बार अपवर्तन की क्रिया जो है, ये वाला माध्यम होगा विरल माध्यम, विरल माध्यम। और ये हो जाएगा कौन सा माध्यम? सघन माध्यम, सघन माध्यम। हर बार आप देखे होंगे हमको फोटो बनाते हैं विरल से सघन में जाते हैं, इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार उल्टा चलना है, सघन से विरल में जाने का मन है। तो ये देखिए चलते हैं, तीर का निशान इस प्रकार है जो ये बता देगा स्पष्ट तौर पे कैसे जाया जा रहा है। इसके बाद बाबू यहाँ पर बनेगा अभिलंब। खैर अब तो ये बात हम लोग अच्छे से समझ ही गए होंगे, उम्मीद तो है ना। प्रकाश किरण को कैसे जाना चाहिए था बाबू? बिल्कुल इस प्रकार से चले जाना चाहिए, सीधा बच्चे की तरह, है ना। बट ऐसे जाएगी नहीं। हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हो जाती है ना। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हो जाती है। ध्यान से सुनोगे मेरी बात को। तो सघन माध्यम से प्रकाश की किरण को कुछ ऐसे लाया जाए कि जब वो विरल माध्यम में प्रवेश करे तो अपवर्तन कोण, यानी अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण यही है ना। तो ये अपवर्तन कोण का मान कुछ ऐसा हो जाए, कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। ध्यान से सुनो हम क्या बोल रहे हैं, मेरी बात को गौर करोगे बाबू। देखो, जब प्रकाश किरण ऐसे आई तो हो सकता है कि अपवर्तन का लाइन ऐसे रहा हो, तो प्रकाश किरण को हम और खिसकाएंगे तो अगली बार ऐसे हो गया हो। प्रकाश किरण को हम और खिसकाएंगे ऐसे, तो एक कंडीशन हमको ऐसा मिलेगा कि प्रकाश किरण जो होगी वो बिल्कुल इसी लाइन पर दौड़ गई होगी। से यस और नो? फिर से प्रकाश किरण को हम कुछ इस प्रकार से आपतित करवाएं कि अपवर्तन कोण, ये बनाना कोण, देखो ध्यान से, अपवर्तित किरण क्या हुई? ये हो गई। ये मुमकिन है या नहीं है? यस सर है। अगर प्रकाश किरण को ऐसे लाते हो तो इधर जाएगा अपवर्तक, और थोड़ा खिसकाओगे तो थोड़ा और नीचे होगा, और खिसकाया तो इस पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ पर ही वो चलने लगा। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच वाला जो एंगल हो गया वो कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। तो जब अपवर्तन कोण, इसको क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण ना। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। तो जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो उसके संग ये वाला कोण कौन है? आपतन कोण है, क्योंकि आपतित किरण थी। तो उस समय के आपतन कोण को ही, आपतन कोण को ही क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, क्रांति कोण कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? ध्यान से सुनोगे मत। सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तन के क्रम में, अपवर्तन के क्रम में जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, यहां पर तो हो गया अपवर्तन कोण, ये लाइन ऐसे गुजर गई थी, आप स्केल से कीजिएगा, ये लाइन ऐसे गुजरी है ना, तो ये वाला एंगल क्या बन गया? 90 डिग्री। तो जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो तो उसके संगत
आपतन कोण को ही को ही कौन सा कोण पुकारेंगे? क्रांतिक कोण आईसी कहेंगे। तो इसका मतलब ये बाबू कि ये है क्रांतिक कोण, है ना? इसको कहेंगे क्या चीज? क्रांतिक कोण। और ये क्रांतिक कोण आपको कब मिले? जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हुआ। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि क्रांतिक कोण के कंडीशंस हैं? कंडीशंस, स्थितियां, कब हमको क्रांतिक कोण दिखेगा? तो कंडीशन नंबर 1, हम कह सकते हैं कि प्रकाश किरण को कहां से कहां जाना होगा? सघन माध्यम से विरल में जाना होगा। ये कंडीशन है, इसके बगैर क्रांतिक कोण बनेगा ही नहीं। तुम देखो, क्रांतिक कोण की परिभाषा में है कि प्रकाश किरण को सघन से विरल में जाना होगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तन के क्रम में। इसका कारण हम दे सकते हैं, अगर विरल से सघन में जाएगा, अगर मान लो ये विरल होता, ये सघन होता, तो ये कभी भी दूर ना जाके अभिलंब के करीब होता, और जितना अभिलंब के करीब होगा उतना एंगल 90 से छोटा ही बनेगा। समझ गया ना? हमको 90 बनाना है तो उसको दूर ना जाना पड़ेगा बाबू 90 बनाने के लिए। तो ये देखो ऐसे 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 दूर होगा। तो अभिलंब से दूर कब होता है? जब हम सघन से विरल में जाते हैं। तो ये पहला कंडीशन होगा कि क्रांतिक कोण तभी बनेगा जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। और इसका दूसरा कंडीशन भी तो है, क्या है? जब संगत क्यों लिखेंगे? इसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि अपवर्तन कोण का मान कितना होना चाहिए? तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए। अगर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री नहीं है तो कभी भी क्रांतिक कोण बनेगा ही नहीं। यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। देखिए, तो बहुत भारी भारी बात कर दिया गया ना। अब हम यहां लिख रहे हैं क्या चीज? क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक के मध्य संबंध डैश। यानी हम चर्चा भी करने वाले हैं क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच में क्या संबंध है। जब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं ना। ठीक, तो अब जो सबसे जरूरी बात है, एकदम इत्मीनान से देखो और समझो कि हमको बताना है इस क्रांतिक कोण आईसी और अपवर्तनांक यानी म्यू के बीच का संबंध। बाबू क्योंकि ये विरल माध्यम है तो इस माध्यम को हम पहला माध्यम बोल दें, म्यू 1 बोल देते हैं इसका अपवर्तनांक। और क्योंकि ये सघन माध्यम है इसके अपवर्तनांक को हम म्यू 2 से कंसिडर करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि स्नेल के नियम से, किसके नियम से बाबू? स्नेल के नियम से, इसको बाबू इसको VVI बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखोगे, 2 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। स्नेल के नियम से साइन I अपॉन साइन R क्या होता है बाबू? म्यू। अपवर्तन वाला मेरा जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हो, 10th में आप पढ़े ही होगे। अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है साइन I अपॉन साइन R म्यू होता है। कौन सी बड़ी बात है? साइन I है आपतन कोण, और ये आपतन कोण में, आपतन कोण का नाम क्या है? IC। तो हम लिख रहे हैं साइन IC अपॉन साइन R। R क्या है? अपवर्तन कोण, और अपवर्तन कोण का मान यहाँ कितना है? 90 डिग्री। देखो एकदम टॉपिक से जुड़ा हुआ नहीं फील हो गया? एकदम जुड़ा हुआ फील होगा। जब आप वीडियो लेक्चर्स देखते हो ना और उसको पूरे का पूरा लेक्चर सुनते हो ना तो आपको फील आएगा, अच्छा ठीक है, आई माने आपतन कोण, तो आपतन कोण तो यहाँ पे आई इसलिए। कुछ लोग बोलेंगे यही तो आपतन कोण है, नहीं है आपतन कोण, इस बार सघन से विरल है। ये देखो सघन से जा रही है, तो जाने वाली यही तो आपतित है ना। ये आपतित किरण जो सतह पर आ रही है और ये सतह से दूर गई, ये नहीं, सॉरी, ये म्यू का मतलब है पहला वाला अपॉन दूसरा वाला। देखो म्यू 1 अपॉन म्यू 2 का मतलब क्या है? म्यू 1 का अपवर्तनांक म्यू 2 के सापेक्ष, यही है ना मतलब? हाँ। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाबू, इसको खाली समझना है। साइन IC का वैल्यू हमको नहीं मालूम, बट 90 डिग्री का वैल्यू तुमको मालूम है क्या बाबू? इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो म्यू 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 म्यू 1।
या फिर अभी हम इसको एक लाइन ऐसे रहने दें, अभी अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी इसको हम μ1/μ2 रहने दें, ठीक। क्या हम इसको थोड़ा उल्टा लिख दें, 1/sin IC लिख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, ये क्या बन जाएगा, μ2/μ1 हो सकता है ना। एक लाइन अगर आगे लेकर के जाएं तो हम इसको लिख सकते हैं 1/sin IC, IC मीन्स क्रिटिकल एंगल, आपतन कोण, क्रांतिक कोण के नाम से भी वो जाना गया, इज इक्वल टू, अब ये μ2/μ1 को क्या बोल सकते हो, एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। और यही आपको कई बार साबित करने के लिए रहता है, कितना भारी चीज है। देखो तभी ना 2 नंबर का पूछता है बाबू, कितने मार्क्स का पूछता है, 2 मार्क्स का। कितना भारी भारी चीज सर आज आप बता रहे हैं, एकदम दिमागे में नहीं एडजस्ट हो रहा। कमेंट पे हमको चाहिए कि आपको लेक्चर समझ में आए या नहीं आए हैं। नहीं समझ में आए बाबू तो हमको दोबारा से दौड़ाओ, रिवाइंड करो वीडियो को और दोबारा से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोगों का है पूर्णांतरिक परावर्तन। तो ऐसा करेंगे बाबू कि सबसे पहले हम इसका परिभाषा लिख देते हैं, फिर आपको हम समझा देते हैं, है ना। सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तन के क्रम में जब आपतन कोण का मान क्रांतिक IC क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो किरणें अपने ही माध्यम में वापस लौट आती हैं। प्रकाश किरण की इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या मतलब है इसका, आपको बिल्कुल उसको रटना नहीं है बाबू, हम लोग तो इसको समझेंगे ना। देखो ये हो गया अपवर्तक पृष्ठ, कौन सा पृष्ठ कहलाया बाबू, अपवर्तक पृष्ठ, है ना। प्रकाश किरण इस प्रकार से आई, अब क्योंकि प्रकाश किरण आई है तो जाहिर सी बात है बाबू कि एक अभिलंब क्रिएट होगा। क्यों होगा, ये वाला माध्यम कौन सा है, सघन, और ये वाला माध्यम कौन सा है, विरल, क्योंकि प्रश्न में परिभाषा में है सघन से विरल, सघन से विरल। अब ये प्रकाश किरण इस प्रकार से आई बाबू, इट इज ऑब्वियस ना कि इसको जाना कैसे था, बिल्कुल इस लाइन में, डॉट लाइन में, बट ये थोड़ा सा बेंड हो गई और वो अपने पथ से विचलित होकर के थोड़ा अभिलंब से दूर होकर के वो निकल गई। तो आप देख सकते हो कि अपने रास्ता को बदल के निकल गई, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो हम क्या किया, इस प्रकाश किरण को हम क्या किया, देखिए ये माध्यम कौन सा है, विरल, ये कौन सा माध्यम है, सघन। हम क्या किया, इस प्रकाश की किरण को, अभी देखो अभिलंब से दूरी थोड़ा कम था, अभी और दूर किया। जब हम इस प्रकाश किरण को अभिलंब से दूर किया तो अभी भी इसका रास्ता देखो कैसा था, ऐसे जाती वो, बट विरल माध्यम होने के कारण वो थोड़ा सा दूर हटेगी। दूर हटने का ये खामियाजा हुआ कि वो इस पृष्ठ पर ही दौड़ गई, और जब वो इस पृष्ठ पर दौड़ जाती है उस समय का एंगल क्या कहलाता है, IC कहलाता है। कौन सा एंगल, उस समय के आपतन कोण को, उस समय के आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। तो इस समय ये क्या बन रहा था, क्रांतिक कोण, जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था, सही है, ठीक। अभी क्या किया, एक और कंडीशन तैयार किया, ये है अपवर्तक
पृष्ठ किरण को और फ्लैट किया। फ्लैट का मतलब होता है और बेहतरीन ढंग से आपने करवाए। देखोगे तुमको अंतर दिखेगा। ये क्या है? अभिलंब। आप स्केल से बनाइएगा, ठीक है ना? हमको थोड़ा जल्दी समझाना पड़ता है ना बाबू, फोटो बहुत ज्यादा होता है इसलिए थक जाता है आदमी फोटो बनाते बनाते। विरल और सघन, ये सारा वीडियोस एक ही दिन रिकॉर्ड किया जा रहा है इसलिए ऐसा है। तो अब इसको कैसे जाना था? देखो ये एकदम फ्लैट है, फ्लैट का मतलब एकदम एकदम ऐसा है, जाना चाहिए था। बट क्योंकि ये सघन से विरल में जा रहा तो फिर से ये दूर होगा, पथ से दूर होगा। बट इस बार देखो तुम, आईसी मान लो कि ये था 95 डिग्री, मान लेते हैं 95 है नहीं, मान लेते हैं ये 95 है। 95 डिग्री होने के कारण ये इधर कितना गिरा रहा है? 90 गिरा रहा है। अभी हम इसको कर दिया 195, मतलब और खींच दिया इधर। तो अब किरण क्या होगी? वापस से देखो यहाँ पर, अब और बड़ा बनेगा ना कोण। देखिए ये इतना बड़ा कोण बना, ये घूम गया इतना बड़ा। पहले कितना कोण बन रहा था? यहां से यहीं तक बना कोण, अभी कोण इतना बड़ा बना। तो किरणें क्या हुई? पूरा यहां से यहां तक, मतलब किरणें वापस सघन से चली, टकराई और लौट करके अपने ही माध्यम में वापस ले आई। अब हम पढ़ेंगे परिभाषा। देखो सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन से विरल में, सघन से विरल में, सघन से विरल में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तन के क्रम में, अपवर्तन क्यों? दो अलग अलग माध्यम है इसलिए अपवर्तन है, के क्रम में जब आपतन कोण का मान, यही तो है आपतन कोण, ये क्या है? आपतन कोण। अब हमको सही से बताओ, क्या ये IC से ज्यादा नहीं है आपतन कोण? यहां पर IC इतना था, देखो इतना सा एंगल बन रहा था, यहां पर इसको और खींच दिया और पीछे कर दिया और पीछे कर दिया, तभी तो ये गिर गया इस तरह आकर के, है ना? तो हम कह सकते हैं ना कि आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो। क्या आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हुआ? यस हुआ। तो किरणें अपने ही माध्यम में वापस लौट आती हैं। कौन से माध्यम? सघन से चला था, सघन में ही लौट आया, अपने ही माध्यम में वापस लौट आती है। प्रकाश किरण की इसी घटना को पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। ये स्थिति 1 देना जरूरी है, स्थिति 2 देना जरूरी है, और तभी एक फाइनल स्थिति 3 देना जरूरी है। और यही किसको दर्शाएगा? पूर्ण, यही किसको दर्शाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन को दर्शाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का भी, जैसे अभी हम क्रांतिक कोण में शर्त लिखे थे, वैसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन का भी शर्त है बाबू। क्या शर्त है? 2 शर्त। पहला शर्त क्या होगा? प्रकाश किरण को, ध्यान दो परिभाषा में ही छुपा है, प्रकाश किरण को सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना होगा। ये पहला बात होगा, है ना? दूसरा, दूसरा बात क्या होगा कि आपतन कोण का मान, आपतन कोण, आपतन कोण का मान क्या होना चाहिए? क्रांतिक कोण से, क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। क्रांतिक कोण के लिए क्या शर्त था? प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरा शर्त क्या क्या था? कि अपवर्तन कोण का मान जरूर 90 डिग्री होना चाहिए। उसी प्रकार से पूर्णांतिक परावर्तन के लिए क्या शर्त है? प्रकाश किरण को हमेशा सघन से जाना होगा विरल में। दूसरा क्या कंडीशन है? कि ये जो आपतन कोण बनेगा, ये जो आपतन कोण होगा, ये हमेशा IC से ज्यादा होना चाहिए। जब ये IC से ज्यादा होगा तो किरणें झुक जाएंगी अपने ही माध्यम में। ये 2 शर्त हो गया। कई बार प्रश्न आता है कि क्या होता है पूर्णांतिक परावर्तन की शर्तें बताओ, तो ये है पूर्णांतिक परावर्तन की शर्तें। कई बार आता है क्रांतिक कोण की शर्तें बताओ, तो ये क्रांतिक कोण की शर्तें फिर आपको बतानी पड़ जाती है, जो प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया। एग्जाम्पल ग्रुप में अगर देखोगे पूर्णांतिक परावर्तन का, तो एक मरीचिका, मरीचिका बाबू आप गूगल भी करके देख सकते हो। बट ऐसा पूर्णांतिक परावर्तन का ना, गर्मी के दिनों में जब आप सड़क से जा रहे होते हो, थोड़ा दूरी ज्यादा होता है, तो आप देखते हो ना कि दूर से देखने में लगेगा ना सड़क जैसे कि पानी है वहां पर, बट एक्चुअल में वहां पर पानी नहीं होता है। मरुस्थल में भी ये चीज देखने के लिए मिलता है कि जब आप बहुत दूर में होते हो तो आप देख रहे होते हो, आपको दूर से देखने के लिए लगता है कि वहां पानी है, लेकिन एक्चुअल में वहां पे पानी नहीं होता है। तो वो सब एग्जाम्पल पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही है। आप अक्सर कार वगैरह से सफर कीजिए
बाइक वगैरह सफर कीजिए तो दूर देखिएगा ना, सड़क पर दूर, बहुत दूर में, तो आपको लगेगा ना जैसे कि सड़क पे पानी गिरा हुआ है। तो वही पूर्ण आंतरिक परावर्तन का बेस्ट एग्जाम्पल है। चलिए बाबू, तो जल्दी से हम लोग अपना टॉपिक को फिनिश करते हैं। ऑन कर लिया है माइक। अपने टॉपिक को हम लोग फिनिश करते हैं और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरणों को देखते हैं। पहला उदाहरण मरीचिका का है, दूसरा ऑप्टिकल फाइबर का है। ये मेरे लिए ये वीआई रहेगा। इसका हम वीआई पे गारंटी नहीं लेंगे, बट ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये पेड़ है, ये जमीन है, ठीक है, और इसका ये इमेज बन रहा है। इमेज मीन्स परछाई वाला इमेज नहीं बन रहा। अभी हम जो आपको बताया था ना मरीचिका वाला, तो ये मरीचिका वाला इमेज बन रहा है। मरीचिका होता क्या, देखो, गर्मी का दिन है, गर्मी का दिन है तो नीचे का टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा। जब नीचे का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जो गैसें हैं वो गैस भाप बनेगा, भाप बन करके ऊपर उठेगा, तो नीचे वायु का घनत्व क्या हो जाएगा, कम। गर्मी के दिनों में आप देखते होंगे कि जिस दिन ज्यादा गर्म होता है उस दिन नीचे हवाएं तेज चलती हैं। नीचे हवा तेज इसलिए चलती है क्योंकि उनको रास्ता मिल जाता है दौड़ने के लिए। क्योंकि हवाएं जब यहाँ पर के एटमॉस्फेयर की निचले सतह की जब गर्म होगी, तो गर्म होने के बाद वो हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी, और जब हवा ऊपर की ओर उठ जाएगा तो ऊपर में सघनता आ जाएगी। अब हम यहीं से बात शुरू करते हैं। अगर ऊपर सघनता है तो यहाँ पर ये वस्तु है, इस वस्तु से प्रकाश रोशनी आई, इस वस्तु पर पड़ी, इस वस्तु से प्रकाश किरण पड़ी और वो दूर जा रही है, बट रास्ता नहीं है जाने का, सघन माध्यम नहीं है, तो वो लौट करके वापस इमेज उसका है, वो वापस से उसी माध्यम में बनने लग जाता है। तो हमको देखने में ऐसा लगता है जैसे कि वहां पर पानी है ना, बट एक्चुअल में वो है नहीं, बट ऐसा लगने लग जाता है। इसका मेन कारण भी वही है। देखो हम यहाँ पे लिखे भी हैं, हम यहाँ पे एक्सप्लेन भी किए हैं। कॉपी गिरा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या लिखे हैं कि जब प्रकाश, यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उत्तम उदाहरण है। गर्मी के दिनों में नीचे की तुलना में ऊपर की वायु का घनत्व बढ़ जाता है, जिससे यह घटना देखने के लिए मिलती है। ऊपर की वायु का घनत्व बढ़ जाता है, जब हम इसको देखते हैं तो ये ऊपर की ओर सवाल ही नहीं है, वो हमको सबसे पहले नीचे ही हो, देखिए यहाँ पर दृष्टि रेखा मेरा इस तरफ कर देता है और इमेज हमको नीचे की ओर दिखाने लगता है, ऊपर नहीं जा पाता है। ऊपर घनत्व बढ़ गया, माध्यम सघन हो गया, तो विरल में ही इमेजेस उसका बनने लग जाता है। और ये हमेशा गर्मी के दिनों में ही देखने के लिए मिलती है, जाड़े के दिनों में नहीं मिलेगी देखने के लिए। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसको याद रखना है, समझना है हमको ना। और हम बेसिकली हो सकता है हम जल्दी जल्दी बोल दे रहे हैं, बट आप इतना ध्यान रखिए, कम से कम इतना याद रखिए कि सघनता गर्मी के दिनों में ऊपर ज्यादा होता है, नीचे कम होता है, तो विरल रह गया माध्यम। और हम अभी अभी पूर्णांतिक परावर्तन में देखा था कि जब सघन से ये चलेगा तो सघन से आने का सवाल ही नहीं होगा, क्योंकि माध्यम बहुत ज्यादा डेंस, ये बहुत ज्यादा डेंस हो गया है, तो इमेज उसका उसी तरफ बन जाएगा जहां वो मौजूद है। तो ये यही मौजूद है तो इमेज इसका यहीं पे बनने लग जाता है, और ये पूर्णांतिक परावर्तन है। यहाँ पे देखिए पूर्णांतिक परावर्तन का ऑप्टिकल फाइबर, जनरली हम लोग इसको डॉक्टरी या फिर इंफॉर्मेशन को लाइट स्पीड में अगर ट्रेवल कराना होता है तो हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। आजकल तो ऑप्टिकल फाइबर का यूज सबसे ज्यादा होने लगा है, इंटरनेट का दुनिया है। तो ऑप्टिकल फाइबर में सबसे पहले उस तार को हम देखें ढंग से, अगर फाइबर को अगर हम अच्छे से देखें तो उसके तीन मेन पार्ट होते हैं। एक जो सबसे अंदर का पार्ट है, जो सबसे ज्यादा कीमती हो सकता है, सबसे बहुमूल्य है, वो है कोर उसका होना। कोर जो होता है बाबू, ये मेनली कांच का या फिर क्वार्ट्ज का बना हुआ होता है। इस कोर के ऊपर एक और क्लैड चढ़ा हुआ होता है, वो क्लैड भी कांच का ही बना हुआ होता है। और उस क्लैड के ऊपर में एक और परत होता है रबड़ का, जिसको हम जैकेट के नाम से जानते हैं। वो जनरली क्लैड को प्रोटेक्ट कर रहा होता है कि क्लैड टूटे ना, तो वो जैकेट लगा होता है। इसमें लाइट को इन एंड लाइट को आउट, यानी कि ये आने का हुआ, ये भेजने का, ट्रांसमिट करने का जगह है। यह एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश को उसकी तीव्रता, प्रकाश इंफॉर्मेशन के रूप, इंफॉर्मेशन को भी हम प्रकाश के रूप में ट्रेवल करा सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइट स्पीड में ट्रेवल हुआ, ऐसे बोला जाता है। यह एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश को उसकी तीव्रता के बहुत ही कम हानि पर, ज्यादा इंफॉर्मेशन का नुकसान ना हो, स्पीड बहुत ज्यादा मिले, एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित किया जा सकता है, भेजा जा सकता है, ट्रांसमिट किया जा सकता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है, और इसके तीन मुख्य भाग हैं जिसके बारे में अभी हम बात किया, और यहाँ पर उसका उपयोग है। क्लास 10th हो गया, क्लास 10 का टॉपिक खत्म हो गया। अब बापू 12th का टॉपिक है। आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग प्लीज वीडियो को ढंग से देखिएगा, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, तो इसका आउटकम भी हमको चाहिए होता है। ठीक है, तो आप उसको ढंग से तैयारी कीजिए, और हर वक्त तैयार रहिए टेस्ट का। किसी एक दिन भी हम चैट बॉक्स पर अनाउंसमेंट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।